Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे the Electricity Amendment Bill 2022. We'll talk about the pros and cons of Electricity Amendment Bill in this video. So recently, government has introduced the Electricity Amendment Bill 2022 in Lok Sabha. And right now this bill is under consideration of the Parliamentary Standing Committee. तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम इस बिल के जो मेजर प्रोविजंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे. What are the major provisions of this bill? Then we'll also talk about, as we said, the pros and cons of the amendment that this bill is doing. So let's begin with this video. ना सबसे पहले, क्योंकि ये एक अमेंडमेंट बिल है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022, तो ये किसे अमेंड कर रहा है? सो दिस बिल विल बी अमेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003. इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 विल अमेंड द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003. तो इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, इट इज़ रेगुलेटेड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, उसे ये अमेंड करेगा. एंड द न्यू अमेंडमेंट बेसिकली सजेस्ट्स दैट we need to set up the central and state electricity regulatory commissions. So central and state electricity regulatory commissions को सेटअप किया जाएगा. जो सेंट्रल रेगुलेटरी कमीशन होगी वो इंटर स्टेट मैटर्स को डिस्कस करेंगे और जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस होंगे वो इंट्रा स्टेट मैटर्स को डिस्कस करेंगे. तो ताकि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मैटर्स रिस्पेक्टिवली डिस्कस रहें, उसके लिए CERC और SERC को सेटअप किया जाएगा. दिस इज़ द मेन प्रोविजन ऑफ इट. कमिंग डाउन टू द की प्रोविजंस, तो सबसे पहली बात यह है कि इस एक्ट में मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस दिए जाएंगे टू द डिस्कॉम्स टू ऑपरेट इन द सेम एरिया ऑफ सप्लाई. इन द सेम एरिया there would be multiple distributions, multiple distribution licenses, multiple discoms. इस एक्ट में कहा गया है कि डिस्कॉम्स को अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने खुद के नेटवर्क को बिल्डअप करना होगा एंड द बिल रिमूव्स दिस रिक्वायरमेंट. एक्ट में पहले ये कहा गया था कि डिस्कॉम्स they have to distribute electricity through their own network, but now this bill removes this requirement. इसमें एक और चीज़ ऐड की गई है कि जो डिस्कॉम्स हैं they must provide for non-discriminatory open access to its network. चाहे सेम एरिया में कोई और डिस्कॉम भी ऑपरेट कर रहा है, उनके लिए there has to be the non-discriminatory open access and even on the payment of certain charges. The government, the central government may prescribe the criteria कि किस तरीके से एरिया ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन किया जाएगा. तो मुद्दे की बात पे अगर हम आएँ तो सेम एरिया में मल्टीपल डिस्कॉम्स हो सकते हैं, ये एक प्रोविजन इस बिल में आया है. देन अब क्योंकि सेम एरिया में मल्टीपल लाइसेंसेज आएंगे तो पावर और उससे जुड़ी हुई जो कॉस्ट हैं जो कि एग्जिस्टिंग परचेज एग्रीमेंट के ऊपर रहेंगी, तो जो भी एग्जिस्टिंग डिस्कॉम्स हैं दे हैव टू शेयर देम बिटवीन ऑल द अदर डिस्कॉम्स. टू मीट एनी एडिशनल रिक्वायरमेंट, अ डिस्कॉम विल हैव टू एंटर द डिफरेंट परचेज एग्रीमेंट, पावर परचेज एग्रीमेंट. जो भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स हैं उन ऑब्लिगेशंस को मीट करते हुए एक अलग पावर परचेज एग्रीमेंट लेकर आना होगा. और इस तरह के जो एडिशनल पावर नीड्स होंगी दे विल नॉट बी शेयर्ड बाय एनी अदर डिस्कॉम. तो बेसिकली इस एक्ट में इन केस की सेम एरिया में मल्टीपल डिस्कॉम सप्लाई कर रहे हैं तो जो आपका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमेटी होगी, जो कमीशन होगा, दे विल हैव टू रिक्वायर दैट देयर इज अ मैक्सिमम सीलिंग फॉर टैरिफ. मिनिमम सीलिंग टैरिफ की केसेस और मैक्सिमम सीलिंग के लिए आपकी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन रोल में आएगी. तो पावर प्रोक्योरमेंट और टैरिफ, इस इशू को भी इस बिल में डिस्कस किया गया है. देन अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव क्रॉस सब्सिडी बैलेंसिंग फंड. सेम एरियाज में मल्टीपल लाइसेंसेस मिलेंगे तो ऐसे केस में स्टेट गवर्नमेंट को क्रॉस सब्सिडी बैलेंसिंग फंड सेटअप करना होगा.
क्रॉप सब्सिडी का मतलब क्या है? एक ऐसा अरेंजमेंट लेकर आना होगा जिसमें एक कंज्यूमर कैटेगरी सब्सिडाइज कर रही है द कंजम्पशन ऑफ द अनदर कंज्यूमर कैटेगरी। मतलब सपोज एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस के साथ कोई सरप्लस आया इन टर्म्स ऑफ द क्रॉस सब्सिडी, तो उसको फंड में डिपॉजिट किया जाएगा और इस फंड को फाइनेंस डेफिसिट के लिए यूज़ किया जाएगा फॉर एनी अदर डिस्कॉम। तो एक का सरप्लस इस फंड में डिपॉजिट हो गया और कोई और डिस्कॉम है जिनका फाइनेंस डेफिसिट चल रहा है, उसमें ये यूज़ किया जाएगा फॉर द सेम एरिया और एनी अदर एज वेल। इस बिल में स्पेसिफाई किया गया है फॉर ऑल द मैटर्स विच आर रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ द मल्टीपल डिस्कॉम इन द एरिया, ऑल ऑफ देम विल बी डन इन अकॉर्डेंस विद द रूल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी अंडर दिस एक्ट। ऑल्सो यहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन के लाइसेंस को लेकर भी बात की गई है कि जब मल्टीपल स्टेट्स की बात आएगी तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन रोल में आ जाएगा, बिकॉज नाउ ये टॉकिंग अबाउट मोर देन वन स्टेट। स्टेट की बात है तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन आएगा, लेकिन मल्टीपल स्टेट्स अगर आ चुकी हैं तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन पिक्चर में आएगा। फिर यहाँ पे पेमेंट सिक्योरिटी का इशू भी टच किया गया है। दिस बिल बेसिकली प्रोवाइड्स कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इट विल नॉट बी शेड्यूल्ड और डिस्पैच्ड। अगर हमारे पास एडिक्वेट सिक्योरिटी कोई डिस्कॉम प्रोवाइड नहीं करता है, इन दैट केस इट विल नॉट हैपन। फॉर दिस सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब सम रूल्स कि किस तरह पेमेंट सिक्योरिटी अचीव की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट को लेकर सेंट्रल और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशंस को एम्पावर किया गया है कि वो डिस्प्यूट्स को एजुकेट कर सकते हैं अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें चाहे सेल, परचेज, ट्रांसमिशन की बात हो, वो सब इसमें इंक्लूड होगा। द कमीशंस विल ऑल्सो हैव द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट को भी यहाँ पे एम्पावर किया गया है। देन इस एक्ट में एक और चीज़ की गई है कि जो आपके स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस हैं, दे हैव टू स्पेसिफाई द रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस। जो डिस्कॉम है उनके ऊपर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस होते हैं। मतलब ये मैंडेट है कि यू हैव टू प्रोक्योर अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उसे कहते हैं रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। अब इस बिल में ये कहा गया है कि ये जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है, इट शुड नॉट बी बिलो द परसेंटेज विच विल बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक परसेंटेज प्रिस्क्राइब करेगी जिससे कम का आपका रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए। और अगर कोई डिस्कॉम ऐसा है जो कि आरपीओ को मीट नहीं कर पा रहा है, इट विल बी पनिशेबल विद द पेनल्टी ऑफ 25 पैसे टू 50 पैसे पर किलोवाट फॉर द शॉर्टेज। ऑल्सो इस एक्ट में कहा गया है कि जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, उनके चेयरपर्सन इट वुड बी वन ऑफ द मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमिटी एंड दे विल रिकमेंड द अपॉइंटमेंट टू द स्टेट। स्टेट में सिलेक्शन कमिटी के थ्रू रिकमेंडेड अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी। बट इस बिल में ये आया है दैट इंस्टेड ऑफ अ पर्सन, नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉमिनेट अ मेंबर टू सिलेक्शन कमिटी। The nominee should not be below the rank of additional secretary to the central government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा मेंबर टू द सिलेक्शन कमिटी, फिर वो आपका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन का मेंबर बनेगा। सो इन कमीशन की कॉम्पोजिशन को लेकर भी यहाँ पे बात की गई है। दिस बिल इंक्रीजेज द नंबर ऑफ मेंबर। स्टेट में 3 से 4 पर इंक्रीज कर दिया गया है। एटलीस्ट 1 मेंबर वुड बी इन बोथ CERC एंड SERC, दे शुड बी फ्रॉम द लॉ बैकग्राउंड। और इस एक्ट में एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है, जिसमें एक चेयरपर्सन और 3 मेंबर्स होते हैं। इस बिल में कहा गया है कि इंस्टेड कि जो आपका एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी है, इट शुड हैव 3 और मोर मेंबर्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। अब अल्टीमेटली वी शुड नो दी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस बिल। सबसे बड़ा प्रो ये है कि स्टेट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटी ओवर हियर, स्पेशली ऑन द पावर परचेज एग्रीमेंट एंड ऑल्सो विद द रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर्स। ऐसे केस में जो
पावर परचेज एग्रीमेंट है उसमें रीनेगोशिएशन की जाएगी, दिस विल बी अ फ्रॉड इशू। बिल में कहा गया है कि जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं उनको रीनेगोशिएट किया जाएगा और जो अफेक्टेड पार्टी हैं उनको कंपनसेशन दी जाएगी विद इन द 90 days ऑफ द सबमिशन ऑफ द पिटिशन। ऑल्सो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर न्यू टैरिफ्स जो हैं वो फोर्स में आएंगे, तो इससे जो इन द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये न्यू टैरिफ्स आ जाएंगे, तो जो भी डिलेज आती हैं इन द ऑर्डर ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशंस वो यहाँ पे वेयर ऑफ होंगी। ऑल्सो दे वुड बी द फास्टर डिस्पोजल, जो टाइम है उसे रिड्यूस कर दिया गया है, टैरिफ प्रोटेक्शन को 120 डेज से रिड्यूस करके 90 डेज पे ला दिया गया है। फिर जो हमने पहले बात की कि दे वुड बी पावर टू द रेगुलेटरी कमीशंस, उनको सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन दिया गया है। अगर टैरिफ प्रोटेक्शन 30 डेज के विद इन फाइल नहीं होता सो दे हैव सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन। पेमेंट सिक्योरिटी की हमने बात की। द बिल टॉक्स अबाउट इंश्योरिंग द पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म बिफोर डिस्पैच। तो इससे क्या होगा कि जो जनरेटर्स हैं इट विल बी a dues to generator and it will not swell up to unmanageable level। तो पहले ही पेमेंट सिक्योरिटी को ध्यान में रखा गया है। एंड इस बिल में ये भी प्रपोज किया गया है दैट वी नीड टू गिव मोर टीथ टू द नेशनल लोड डिस्पैचर, जो पावरफुल लोड डिस्पैचर्स हैं। वी नीड टू स्ट्रेंथन द लोड डिस्पैचर ताकि हमारा जो ग्रिड है उसकी स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, स्पेशली व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द ह्यूज रिन्यूएबल कैपेसिटी। तो वहाँ पे हमारी जनरेशन की जो इंटरमिटेंसी है दैट इज़ अ मेजर इशू। यहाँ पे कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। इन द पास्ट ओनली लार्ज कंज्यूमर्स दे वर एबल टू चूज देयर प्रोवाइडर्स, लेकिन इस न्यू बिल में कंज्यूमर राइट्स को रिस्पेक्ट दी गई है। दे वुड बी ओपन एक्सेस एंड इट्स एप्लीकेशन विल बी ओवरड्यू। अब कंज्यूमर चॉइस का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट दे विल बी जो पुअरली परफॉर्मिंग स्टेट इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज़ हैं दे कैन एंड अप बीइंग शन्ड इन द फेवर ऑफ अ बेटर परफॉर्मिंग काउंटर पार्ट। तो ये इसका मतलब है कि जो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे दे कैन बी शट डाउन, और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके फेवर में। कुछ कॉन्स भी हैं इस बिल को लेकर, जैसे कि अथॉरिटी इशू यहाँ पे आ जाता है। ये कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन है इट विल ग्रांट द लाइसेंस नॉट द स्टेट। अभी प्रॉब्लमेटिक इसलिए है बिकॉज जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन है दे लाइकली टू बी मोर अवेयर ऑफ द फील्ड लेवल कंडीशंस इन अ पर्टिकुलर स्टेट। सेंटर को स्टेट की फील्ड लेवल कंडीशंस का नहीं पता, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन लाइसेंस ग्रांट करेगा। इवन इफ एन एप्लीकेंट अप्लाइज फॉर द लाइसेंस इन सेवरल स्टेट्स इट शुड बी प्रोसेस्ड बाय द स्टेट्स ओनली, जिन जिन स्टेट्स में अप्लाई किया गया है। एक तो ये इशू यहाँ पे है। अब इससे ये आ रहा है कि जो सेंटर है, सेंटर हैज़ बीन मेड पावरफुल बिकॉज ओवर हियर सेंटर हैज़ बीन गिवन ऑल दी डिसीजंस, क्या डायरेक्शंस उनको देनी है टू द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन। टिल नाउ CERC they received instructions from center and also the states also received instructions, लेकिन अब इस बिल में सेंटर को बाईपास कर दिया गया है। And it is very surprising because it is a matter of concern for the states. सिलेक्शन कमेटी में बहुत बड़ा चेंज आया है, उनकी कॉम्पोजिशन में चेंज किया गया है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा इसमें चेंज किया गया है। ऑल्सो द फियर दे बेसिकली लाइज इन द एक्शन, बिकॉज अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल्स की बात करते हैं उससे भी फियर्स और स्पाइक अप होते हैं, बिकॉज whole solely the matter is about distribution and of course it is a state subject and government का जो डिपार्टमेंट ट्रांसमिटिंग है या डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए इस एक्ट के अंदर। तो बायर और प्रोवाइडर आर द सेम, बिकॉज रेलवेज की बात करें तो रेलवेज आर नॉट ट्रांसमिटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग और एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग देयर इलेक्ट्रिसिटी, बट दे आर अ बल्क कंज्यूमर. So it should not be qualified to have a distribution license. Railways do not perform other tasks which are expected from a distribution licensee. They don't submit the tariff petition, for instance.
but the expectation is made from the railways that they have led to demands for the similar license like metro rails and ports. तो ये कुछ कॉन्स इस बिल से निकल के आते हैं. अब बड़ी चीज़ ये है कि इससे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा, दिस विल हेल्प इन वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल. इट विल बी हेल्दी टू ट्राई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑल्सो. प्राइवेट प्लेयर्स प्रॉपरली रेगुलेट हो पाएंगे. इट शुड बी टेकन इन टू कंसिडरेशन कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इट इज़ अ सब्जेक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट, तो स्टेट और सेंटर दोनों ही इसके ऊपर लॉ बना सकते हैं. तो वी डिस्कस दिस बिकॉज इट इज़ सेड दैट कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आ रहा है इट विल डू some correctives in especially when you talk about the power sector in India. So you should know the pros and cons of the same. That is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.